गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे आप सभी? होप सो कि आप सभी होंगे जोरदार। आज हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर और हमारे नए चैप्टर का नाम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एक कंपनी अपनी कैपिटल का अरेंजमेंट करती है। कैपिटल अरेंज करने के सोर्सेज की अगर बात करें तो मेन 4 सोर्स होते हैं। पहला मेन सोर्स इक्विटी शेयर कैपिटल, सेकंड मेन सोर्स प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, थर्ड मेन सोर्स डिबेंचर एंड फोर्थ लॉन्ग टर्म लोन। यहां से कंपनी अपनी कैपिटल का अरेंजमेंट करती है। ये जो भी कैपिटल का अरेंजमेंट कंपनी करती है, क्या ये पैसा कंपनी को फ्री में मिलता है? बिल्कुल नहीं। हर सोर्स पर कंपनी को पे करना होता है। जैसे डिबेंचर, डिबेंचर पर कंपनी को इंटरेस्ट का पेमेंट करना होता है। लोन पर कंपनी को इंटरेस्ट का पेमेंट करना होता है। प्रेफरेंस शेयर पर कंपनी को प्रेफरेंस डिविडेंड का पेमेंट करना होता है। इक्विटी पर इक्विटी डिविडेंड। तो जो भी पैसा कंपनी अरेंज करती है वो पैसा फ्री में नहीं आता। इसके बदले में, हर सोर्स के बदले में कंपनी को कुछ ना कुछ कॉस्ट पे करनी होती है। ये कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं? इस चैप्टर का नाम भी यही है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मतलब जितने भी सोर्स ऑफ कैपिटल है हमें उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। वो कॉस्ट हर सोर्स की कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमें इस चैप्टर में हर एक सोर्स की कॉस्ट को कैलकुलेट करना, डिस्कस करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कैपिटल के सोर्स। कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, सेकंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, थर्ड डिबेंचर एंड फोर्थ लॉन्ग टर्म लोन। अच्छा, कैपिटल का एक सोर्स और होता है और वो सोर्स होता है रिजर्व एंड सरप्लस। ये मेन 5 सोर्स होते हैं। हर सोर्स की कॉस्ट होती है। लॉन्ग टर्म लोन, इसकी कॉस्ट होती है इंटरेस्ट। आपने लोन लिया तो आपको इंटरेस्ट का पेमेंट करना होता है। डिबेंचर की कॉस्ट होती है इंटरेस्ट। प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट होती है प्रेफरेंस डिविडेंड। इक्विटी शेयर कैपिटल की कॉस्ट होती है इक्विटी डिविडेंड। और रिजर्व एंड सरप्लस, ये भी इक्विटी शेयर होल्डर का ही फंड होता है, तो इसकी भी कॉस्ट होती है इक्विटी डिविडेंड। कॉस्ट को 2 तरह से कैलकुलेट करते हैं, रुपीस के टर्म्स में एंड परसेंटेज के टर्म्स में। जैसे मान लेते हैं कि आपने बैंक से लोन लिया 10 लाख रुपए का और उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। तो 10 लाख का 10% आपको एवरी ईयर 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट देना है। तो ये जो लोन लिया आपने 10 लाख रुपए का, इसकी कॉस्ट है इन टर्म्स ऑफ रुपीज 1 लाख, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज 10%। मतलब आप कॉस्ट को 2 तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो, रुपीस के टर्म्स में कैलकुलेट कर सकते हो, परसेंटेज के टर्म्स में कैलकुलेट कर सकते हो। यहां पर इस चैप्टर में हम जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करेंगे वो परसेंटेज के टर्म्स में कैलकुलेट करेंगे। तो हमें हर एक सोर्स की कॉस्ट को कैलकुलेट करना, डिस्कस करना है। अच्छा, ये जो इक्विटी शेयर की कॉस्ट होती है, हमने इसको एक छोटा नाम दिया है, इसको KE कहते हैं। KE मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की कॉस्ट को हम शॉर्ट में कहते हैं KP। डिबेंचर की कॉस्ट को हम शॉर्ट में कहते हैं KD। लोन की कॉस्ट को हम शॉर्ट में कहते हैं KL। और रिजर्व एंड सरप्लस की कॉस्ट को हम शॉर्ट में कहते हैं KR। तो हमें KD, KP, KE, KR, KL इन सब को कैसे कैलकुलेट करते हैं ये इस चैप्टर में दे रखा है। अच्छा, इसके बाद में हम एक और कॉस्ट को कैलकुलेट करना सीखेंगे और वो है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, या फिर इसको हम ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कहते हैं। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल।
और इसको शॉर्ट में लिखते हैं KW। तो हमें वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को भी कैलकुलेट करना सीखना है। तो स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 से। सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कॉस्ट ऑफ डिबेंचर से। डिबेंचर की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? अच्छा, मैंने आपको कहा कि यहाँ जो कॉस्ट कैलकुलेट करना हमें सीखना है वो परसेंटेज के टर्म्स में, रुपीस के टर्म्स में नहीं। जब एक कंपनी डिबेंचर इशू करती है तो डिबेंचर की कॉस्ट क्या होती है? डिबेंचर पर कंपनी को इंटरेस्ट का पेमेंट करना होता है। अच्छा, डिबेंचर पर जो इंटरेस्ट की रेट होती है वो डिबेंचर के नाम के साथ ही दे रखी होती है। फॉर एग्जांपल आपको दे रखा है 12% डिबेंचर, इसका मतलब ये जो 12% है इट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर एक कंपनी ने 15% डिबेंचर इशू किया है तो ये जो 15% है इट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट डिबेंचर की कॉस्ट है। तो ये जो इंटरेस्ट की रेट है क्या ये ही केडी है? केडी मतलब इंटरेस्ट की रेट, और यहां पर इस एग्जांपल में इट इज 15%। तो क्या इंटरेस्ट की रेट और केडी दोनों सेम है? इंटरेस्ट की रेट को ही क्या हम केडी कहते हैं? इंटरेस्ट की रेट को ही क्या हम केडी कहते हैं? तो इसका आंसर है नहीं, इंटरेस्ट की रेट को हम केडी नहीं कहते। इंटरेस्ट की रेट में हमें दो एडजस्टमेंट करने होते हैं। जब इंटरेस्ट की रेट में दो एडजस्टमेंट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? केडी मिलेगा। अब इंटरेस्ट की रेट में दो एडजस्टमेंट क्या? पहला एडजस्टमेंट होता है नेट प्रोसीड का एडजस्टमेंट, और दूसरा एडजस्टमेंट होता है इनकम टैक्स का एडजस्टमेंट। सबसे पहले डिस्कस करते हैं नेट प्रोसीड का एडजस्टमेंट क्या है। जब एक कंपनी डिबेंचर इशू करती है तो डिबेंचर को तीन तरह से इशू किया जा सकता है। पार पे इशू किया जा सकता है, प्रीमियम पर इशू किया जा सकता है, या फिर डिस्काउंट पर डिबेंचर को इशू किया जा सकता है। डिबेंचर की एक फेस वैल्यू होती है। जैसे मान लेते हैं 10% डिबेंचर, एक कंपनी ने 10% डिबेंचर इशू किया। इस डिबेंचर की फेस वैल्यू मान लेते हैं 100 रुपए, ₹100, और कंपनी ने डिबेंचर को इशू किया, इशूड एट 10% डिस्काउंट। कंपनी ने डिबेंचर को 10% डिस्काउंट पर इशू किया, और डिबेंचर इशू करते समय कुछ खर्चे लग गए। डिबेंचर इशू करते समय कुछ खर्चे लगे, उसको हम कहते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। क्या कहते हैं? फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब डिबेंचर इशू करते समय जो एक्सपेंडिचर लगा दैट इज फ्लोटेशन कॉस्ट। मान लेते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट ₹5 पर डिबेंचर। पर डिबेंचर 5 रुपए की फ्लोटेशन कॉस्ट लग गई। अब कंपनी ने डिबेंचर इशू किया, 100 रुपए का डिबेंचर कंपनी ने 10% डिस्काउंट पे इशू किया। तो जिसने डिबेंचर खरीदा उसने कितने रुपए दिए? 90 रुपीज दिए। कंपनी को 90 रुपीज मिले, मगर उस 90 रुपीज में से 5 रुपए का एक्सपेंडिचर हो गया। तो कंपनी के पास में नेट कितना रुपए आए? कंपनी के पास नेट रुपए आए 85। अब जब ईयर एंड होगा तो कंपनी इंटरेस्ट पे करेगी। इंटरेस्ट की रेट क्या है? 10%। तो क्या कंपनी इंटरेस्ट 10% पे करेगी 85 पर या 100 रुपीज पर? अब यहां पर इंटरेस्ट को जब भी कैलकुलेट किया जाता है तो ऑलवेज इंटरेस्ट फेस वैल्यू पे कैलकुलेट किया जाता है। फेस वैल्यू कितनी है? 100 रुपए। तो कंपनी को जो 10% इंटरेस्ट पे करना है वो 100 रुपए की फेस वैल्यू पे करना है, ना कि 85। 85 डिबेंचर से मिला जरूर है, मगर इंटरेस्ट 85 पर कैलकुलेट नहीं होगा। इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा 100 पे, जो कि फेस वैल्यू है। इसका मतलब कंपनी ने 100 का 10% इंटरेस्ट कितना दिया? इंटरेस्ट दिया 10 रुपीज, मगर क्या कंपनी को एक डिबेंचर इशू करने से 100 रुपीज मिले? नहीं मिले। कितने मिले? 85 मिले। कैसे? 100 रुपीज का डिबेंचर था, 10% डिस्काउंट पर इशू किया, मतलब 90 रुपीज पर इशू किया, और 5 रुपए का फ्लोटेशन कॉस्ट लग गया, इशू करने का खर्चा लग गया। इसका मतलब है एक डिबेंचर से कंपनी को 85 रुपीज मिले। 85 रुपीज मिले, मगर इंटरेस्ट कंपनी ने 100 पर पे किया। तो इफेक्टिवली कंपनी 10% इंटरेस्ट नहीं दे रही है, कंपनी इफेक्टिवली 10% से ज्यादा इंटरेस्ट दे रही है। कैसे?
₹10 का इंटरेस्ट दिया एक डिबेंचर पर, और एक डिबेंचर से कंपनी को मिले 85 मल्टीप्लाई बाय 100, तो इंटरेस्ट इफेक्टिवली कितना परसेंटेज हुआ? 10 डिवाइडेड बाय 85 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 11.76%. इट इज इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट. 10% तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए, बट इफेक्टिवली कंपनी इज पेइंग 11.76% रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो पहला एडजस्टमेंट हमें केडी को कैलकुलेट करने के लिए करना होता है नेट प्रोसीड का. इंटरेस्ट में आपको डिवाइड करना होता है नेट प्रोसीड का, ना कि फेस वैल्यू का. इंटरेस्ट फेस वैल्यू पे देना है, बट आपको जितना मिला आपको इंटरेस्ट में उसका डिवाइड करना है, तब आपको क्या मिलेगी? इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट. अच्छा, दूसरा एडजस्टमेंट आपको इंटरेस्ट की रेट में करना है इनकम टैक्स का. जब एक कंपनी डिबेंचर का पेमेंट, डिबेंचर इशू करती है, तो डिबेंचर पर कंपनी इंटरेस्ट का पेमेंट करती है. इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर है, और ये इंटरेस्ट का एक्सपेंडिचर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आता है. जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आप लिखोगे इंटरेस्ट, तो इससे कंपनी की टैक्सेबल इनकम कम हो जाती है, और जब कंपनी की टैक्सेबल इनकम कम होती है तो कंपनी को इनकम टैक्स में फायदा होता है, मतलब इनकम टैक्स कम पे करना होता है. मतलब इंटरेस्ट देने से कंपनी को इनकम टैक्स में फायदा होता है. जैसे यही अगर अपन एग्जांपल है, ये जो 10% डिबेंचर है, एक डिबेंचर की फेस वैल्यू ₹100 है, तो कंपनी ने एक डिबेंचर पर ₹10 का इंटरेस्ट दिया. ये ₹10 का इंटरेस्ट पर डिबेंचर कहाँ जाएगा? ये जाएगा P&L के डेबिट साइड में. तो पर डिबेंचर ₹10 से इनकम कम होगी. इनकम कम होगी तो ₹10 पे टैक्स कम देना पड़ेगा. मान लो टैक्स की रेट है 40%, तो ₹10 का 40%, ₹4 इनकम टैक्स कम पे करना पड़ा. मतलब ₹10 इंटरेस्ट देने की वजह से ₹4 इनकम टैक्स में फायदा हो गया. तो इफेक्टिवली इंटरेस्ट इज ओनली ₹6. ₹10 में से ₹4 इनकम टैक्स का बेनिफिट आपको माइनस करना पड़ेगा. तो इसका मतलब इफेक्टिवली आप ₹6 दे रहे हो, ₹10 की वजह से ₹4 का फायदा भी तो हो गया. तो आप पे कर रहे हो ₹6 डिवाइडेड बाय 85 मल्टीप्लाई बाय 100, एंड दैट इज कॉस्ट ऑफ डिबेंचर केडी. तो केडी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट 1 - T डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड मल्टीप्लाई बाय 100. अभी जैसा हमने किया 10 इंटरेस्ट 1 - 0.4, अगर टैक्स की रेट 40% है तो 1 - 0.4, नेट प्रोसीड 85 मल्टीप्लाई बाय 100. तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ डिबेंचर है 6 डिवाइडेड बाय 85 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 7.059%. इट इज केडी, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर. तो हमें इंटरेस्ट की रेट में दो एडजस्टमेंट करने हैं. एक तो नेट प्रोसीड का एडजस्टमेंट करना है. नेट प्रोसीड कैसे आएगा? आपने कितने पर डिबेंचर इशू किया माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट, तो आपको क्या मिल जाएगी? आपको नेट प्रोसीड मिल जाएगी. और आपको दूसरा एडजस्टमेंट करना है इनकम टैक्स का. करेक्ट. अच्छा, अगर मान लो यहां पर डिबेंचर 10% डिस्काउंट पर इशू नहीं किया जाता और 10% प्रीमियम पर इशू किया जाता, तो इशू प्राइस क्या होती है, मतलब नेट प्रोसीड क्या होती? ₹100 का डिबेंचर है, 10% प्रीमियम पर इशू किया, मतलब 110 इश्यू प्राइस. उसमें से ₹5 फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस करोगे तो नेट प्रोसीड आएगी 105. अब आप केडी कैसे निकालोगे? इंटरेस्ट कितना 10, 1 - 0.4 डिवाइडेड बाय 105. आपको इंटरेस्ट जब भी कैलकुलेट करना है तो वो ऑलवेज फेस वैल्यू पे ही कैलकुलेट होगा, मगर केडी निकालते समय आपको फेस वैल्यू का डिवाइड नहीं करना है, आपको नेट कितना मिला उसका डिवाइड करना है. और दूसरा आपको एडजस्टमेंट करना है इनकम टैक्स का. ये दो एडजस्टमेंट करोगे आपको क्या मिल जाएगी? आपको कॉस्ट ऑफ डिबेंचर मिल जाएगी. करेक्ट. अच्छा, डिबेंचर भी दो तरह के होते हैं. एक होता है परपेचुअल डिबेंचर, एक होता है रिडीमेबल डिबेंचर. परपेचुअल डिबेंचर का मतलब वो डिबेंचर जिसको कंपनी इशू करती है और उसको रिडीम करने की जरूरत नहीं. रिडीम करने का मतलब है वापस रीपेमेंट करना. तो जो डिबेंचर कंपनी इशू करती है और कंपनी को उसको कोई रिडीम करने का कोई फिक्स कंपल्सरी टाइम पीरियड नहीं है कि इस समय रिडीम करना है, कभी भी कर सकते हैं या फिर लाइफ टाइम नहीं करे, हम इसको कहते हैं परपेचुअल डिबेंचर. एक होता है रिडीमेबल डिबेंचर जिसका एक टाइम पीरियड होता है 5 ईयर, 6 ईयर, 7 ईयर, 10 ईयर, 12 ईयर्स, जो भी है.
जैसे वो टाइम पीरियड कंप्लीट होता है कंपनी डिबेंचर होल्डर को रीपेमेंट कर देती है। अगर डिबेंचर परपेचुअल है तो फॉर्मूला अलग है, अगर डिबेंचर रिडीमेबल है तो फॉर्मूला अलग है। कॉस्ट ऑफ डिबेंचर को अगर मैं अब फॉर्मूले लिखें इसके केडी, तो केडी कैलकुलेट करने के हमारे पास में दो फॉर्मूले आएंगे। जब डिबेंचर परपेचुअल हो तो फॉर्मूला, और अगर डिबेंचर रिडीमेबल हो तो फॉर्मूला। अभी जो हमने फॉर्मूला डिस्कस किया केडी कैलकुलेट करने का, क्या फॉर्मूला था? इंटरेस्ट 1 माइनस टी डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड इनटू 100। ये परपेचुअल डिबेंचर के केस में काम आता है। केडी इक्वल्स टू इंटरेस्ट 1 माइनस टी डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड मल्टीप्लाई बाय 100। मगर जब डिबेंचर रिडीमेबल होता है तो फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है। इंटरेस्ट ये तो वैसे ही 1 माइनस टी, ये भी वैसे ही, प्लस आर वी माइनस एन पी डिवाइडेड बाय एन। इसमें डिवाइड करेंगे आर वी प्लस एन पी डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100। देखो इसमें टी का मतलब हो गया टैक्स रेट, टी का मतलब टैक्स रेट, एनपी का मतलब होता है नेट प्रोसीड, नेट प्रोसीड, आरवी का मतलब होता है रिडीमेबल वैल्यू, रिडीमेबल वैल्यू मतलब जब हम डिबेंचर को रिडीम करेंगे तो कितने पर रिडीम करेंगे उसको कहते हैं आरवी, रिडीमेबल वैल्यू। एन का मतलब होता है मैच्योरिटी पीरियड, डिबेंचर को कितने साल बाद हमें रिडीम करना है, मैच्योरिटी पीरियड। ठीक है, तो ये सारा कॉस्ट ऑफ डिबेंचर केडी, परपेचुअल और रिडीमेबल। परपेचुअल के केस में फॉर्मूला आ गया, रिडीमेबल के केस में भी फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं यहां पर कहां कहां पर दिक्कत आएगी, मतलब जब हम केडी कैलकुलेट करेंगे तो कहां कहां पर दिक्कत आएगी। सबसे पहले तो हमें परपेचुअल का फॉर्मूला अप्लाई करना है या रिडीमेबल का, ये देखना पड़ेगा। कैसे पता चलेगा? अगर क्वेश्चन में डिबेंचर का मैच्योरिटी पीरियड दे रखा है 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, जो भी है दे रखे हैं, इसका मतलब है वो रिडीमेबल है। अगर मैच्योरिटी पीरियड नहीं दिया हुआ है तो इम्प्लाइड है कि वो परपेचुअल है। ये तो आपको जज करने का तरीका कि परपेचुअल है या रिडीमेबल है। अब कहां दिक्कत आती है फॉर्मूले में? मेन जो दिक्कत आती है ना वो नेट प्रोसीड में दिक्कत आती है। मेन जो दिक्कत है नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड कैसे कैलकुलेट होता है? अच्छा, यहां पर जो भी हम केडी की कैलकुलेशन करेंगे वो एक डिबेंचर के बेसिस पर ही कैलकुलेट करेंगे। मतलब जैसे मान लो आपने 50,000 डिबेंचर है तो ऐसा नहीं कि 50,000 डिबेंचर के बेस पर कैलकुलेट करेंगे, नहीं, आपको यहां कॉस्ट ऑफ डिबेंचर परसेंटेज में कैलकुलेट करना है। तो परसेंटेज में जब कैलकुलेट करना है तो चाहे एक डिबेंचर पर निकालो या टोटल डिबेंचर पर निकालो, क्या फर्क पड़ता है? तो इसीलिए हम एक डिबेंचर के बेसिस पर ही कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो नेट प्रोसीड का मतलब क्या? नेट प्रोसीड का मतलब है आपने डिबेंचर कितने पर इशू किया, इशू प्राइस। अच्छा, इशू प्राइस को एक वर्ड और कहते हैं, इसको सेलिंग प्राइस भी कहते हैं, इसको सेलिंग प्राइस भी कहते हैं। इशू प्राइस यानी कि सेलिंग प्राइस, उसमें से माइनस कीजिए फ्लोटेशन कॉस्ट, एफसी का मतलब फ्लोटेशन कॉस्ट। जैसे अभी हमने लिया 100 रुपए का डिबेंचर है, 10% डिस्काउंट पे इशू किया, तो इशू प्राइस क्या हो गई? 90 रुपीज। उसमें से माइनस किया फ्लोटेशन कॉस्ट 5 रुपए, तो नेट प्रॉफिट क्या हो गई? 85। या फिर 100 रुपए का डिबेंचर है, 10% प्रीमियम पर इशू किया, तो इशू प्राइस हो गई 110 माइनस 5 रुपीज फ्लोटेशन कॉस्ट, तो हमें नेट प्रॉफिट मिल गई 105। ओके, दूसरा तरीका है, बहुत बार क्वेश्चन ऐसा आता है कि जिसमें इशू प्राइस यानी कि सेलिंग प्राइस दे ही नहीं रखी है, तो उस केस में अगर आपको डिबेंचर की मार्केट प्राइस दे रखी है तो उसमें से फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस कर लो। अगर आपको क्वेश्चन में इशू प्राइस भी नहीं है, मार्केट प्राइस भी नहीं है, तो फिर डिबेंचर की जो फेस वैल्यू है एक डिबेंचर की माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट कर लो, दैट इज नेट प्रॉफिट। और मान लो इशू प्राइस भी नहीं, मार्केट प्राइस भी नहीं, फेस वैल्यू भी नहीं, तो 100 रुपीज उसकी फेस वैल्यू एज्यूम कर लो माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। ये नेट प्रॉफिट निकालने के लिए। अच्छा, ये मैंने ये 4 जिस सीरियल ऑर्डर में आपको बताया, इसी सीरियल ऑर्डर में आपको याद रखना है। मतलब अगर मान लो ये पहला वाला भी दिया हुआ है,
दूसरा वाला भी दिया हुआ है, तीसरा वाला भी दिया हुआ है, तो आपको पहले वाले का यूज करना है, दूसरे तीसरे का नहीं। मान लो पहला वाला नहीं दे रखा है, दूसरा तीसरा दे रखा है, तो आपको दूसरे वाले का यूज करना है, तीसरे वाले का नहीं। समझ गए आप? मतलब इसी सीरियल ऑर्डर में आपको ये ध्यान रखना है। अगर फर्स्ट इंफॉर्मेशन है तो फिर सेकंड थर्ड से मतलब नहीं, फर्स्ट नहीं है तो सेकंड काम आएगा, फर्स्ट नहीं है सेकंड नहीं है तो फिर थर्ड वाला इंफॉर्मेशन काम आएगा। ठीक है, चलिए, ये तो मेन जो फॉर्मूला अप्लाई करने में आपको जो मेन दिक्कत आएगी वो है नेट प्रोसीड की दिक्कत। दूसरा आता है RV, मतलब रिडीमेबल वैल्यू। रिडीमेबल वैल्यू, रिडीमेबल वैल्यू मतलब आप डिबेंचर को कितने पर रिडीम करोगे। अच्छा, जो फ्लोटेशन कॉस्ट होती है ना, वो नेट प्रोसीड में ही एडजस्ट होती है, उसका रिडम्पशन से कोई लेना देना नहीं है। तो रिडीमेबल वैल्यू या तो आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, जैसे मान लो दे रखा है कि डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 रुपये है और हम इसको 5% प्रीमियम पर रिडीम करेंगे, तो इसका मतलब है रिडीमेबल वैल्यू इक्वल्स टू 105। ओके, या फिर दे रखा है कि हम डिबेंचर को पार पे रिडीम करेंगे, तो पार वैल्यू फेस वैल्यू 100 रुपये। ठीक है, बट अगर मान लो रिडीमेबल वैल्यू नहीं दे रखी है तो फिर हम ये एज्यूम करेंगे कि जो फेस वैल्यू है वो ही रिडीमेबल वैल्यू है, और मान लो फेस वैल्यू भी नहीं है तो 100 रुपीज़ को हम रिडीमेबल वैल्यू एज्यूम कर लेंगे। ध्यान रखना, रिडीमेबल वैल्यू कैलकुलेट करते समय फ्लोटेशन कॉस्ट का यूज नहीं है। फ्लोटेशन कॉस्ट केवल और केवल नेट प्रोसीड को कैलकुलेट करने में ही काम आता है। ओके, चलिए, अच्छा, इंटरेस्ट की जो कैलकुलेशन है वो ऑलवेज फेस वैल्यू पे करनी है। ध्यान रखना, इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट करना है, फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट रेट। बट अगर मान लो क्वेश्चन में एक डिबेंचर की फेस वैल्यू नहीं है तो 100 रुपीज़ फेस वैल्यू मानकर मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट रेट, तो ये आ जाएगा आपका इंटरेस्ट का अमाउंट। ओके, तो ये सारा सब कुछ मैंने आपको लिख दिया कि कैसे कैलकुलेट होता है, एंड इट इज कॉस्ट ऑफ डिबेंचर। दूसरा सोर्स आता है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अब आपको मजे की बात बताऊं कि जो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर है इट इज सेम एज कॉस्ट ऑफ डिबेंचर। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कॉस्ट ऑफ डिबेंचर की तरह ही कैलकुलेट होता है, बस एक डिफरेंस है। डिबेंचर पर हम क्या देते हैं, इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट कहाँ जाता है, P&L अकाउंट में, जिससे कि इनकम कम होती है, इनकम कम होने से टैक्स में फायदा मिलता है। बट प्रेफरेंस शेयर के ऊपर आप क्या देते हो, प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड P&L अकाउंट में नहीं जाता, मतलब उसके देने से इनकम टैक्स में कोई फायदा नहीं होता। तो जब आप KP कैलकुलेट करोगे तो टैक्स का बेनिफिट नहीं लेना है, बाकी कैलकुलेशन सेम वैसे ही। प्रेफरेंस शेयर भी दो तरह के होते हैं, एक होता है परपेचुअल और दूसरा होता है रिडीमेबल। कैसे पता चलेगा, अगर मैच्योरिटी पीरियड दे रखा है तब तो रिडीमेबल, अगर मैच्योरिटी पीरियड नहीं दे रखा है तो परपेचुअल। ठीक है, अगर परपेचुअल है तो KP का फॉर्मूला प्रेफरेंस डिविडेंड, यहां पर इंटरेस्ट होता नहीं है, यहां पर क्या होता है, यहां पर होता है प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड मल्टीप्लाई बाय 100। सेम फॉर्मूला, वहां इंटरेस्ट था, यहां प्रेफरेंस डिविडेंड है, वहां टैक्स का बेनिफिट मिलता है, यहां टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलता है। अगर प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल हो तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, KP इक्वल्स टू प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस RV माइनस NP डिवाइडेड बाय N प्लस RV प्लस NP डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100। सेम फॉर्मूला जैसा हमने रिडीमेबल डिबेंचर का लिखा था वैसा का वैसा रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, केवल यहाँ पर टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलता, जो 1 - T करते हैं वो यहाँ नहीं करना है। बाकी देखो वहाँ पे भी ऐसे किया था, RV माइनस NP डिवाइडेड बाय N, यहाँ पे भी RV प्लस NP डिवाइड बाय 2, बस वहाँ इंटरेस्ट होता है, उसकी जगह पर यहाँ पर नाम हो जाएगा प्रेफरेंस डिविडेंड। अगर मैच्योरिटी पीरियड दे रखा है तो रिडीमेबल, नहीं दे रखा है तो परपेचुअल। ये हो गया आपका कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मींस KP।
तीसरा सोर्स आता है कॉस्ट ऑफ लोन, कॉस्ट ऑफ लोन KL, कॉस्ट ऑफ लोन KL। KL पर हम क्या देते हैं? इंटरेस्ट। जैसे डिबेंचर पर देते हैं इंटरेस्ट, उसी तरीके से लोन पर भी क्या देते हैं? इंटरेस्ट। डिबेंचर की कॉस्ट और लोन की कॉस्ट को कैलकुलेट करने का एक ही तरीका है, सेम तरीका जो हमने केडी में कैलकुलेट किया है वो वैसा वैसा KL, मगर KL का फॉर्मूला और भी इजी है। जैसे डिबेंचर तो हम इशू करते हैं ना पार पे, प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे। लोन के केस में ऐसा नहीं होता कि आपने पार पे लोन लिया, प्रीमियम पे लोन लिया, डिस्काउंट पे लोन लिया, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। तो लोन के केस में जो भी कैलकुलेशन होती है वो सीधा सीधा केवल एक एडजस्टमेंट आपको करना होता है और वो है टैक्स का बेनिफिट, या नेट प्रोसीड वाला एडजस्टमेंट नहीं होता। मतलब लोन के केस में सीधा फॉर्मूला लगता है, इंटरेस्ट की जो भी रेट है, इंटरेस्ट की जो भी रेट है उसमें से 1 - T, उसमें से टैक्स का बेनिफिट माइनस कर दो। फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट की रेट है मान लेते हैं 10% और टैक्स की रेट है 40%, तो 1 - 0.4, तो KL इक्वल्स टू 6%। सबसे सस्ता, सुंदर और टिकाऊ KL, क्योंकि सिंपल फॉर्मूला है, यहाँ कोई नेट प्रोसीड का लफड़ा नहीं, RV वगैरह कुछ लफड़ा नहीं, सीधा सीधा KL इक्वल्स टू इंटरेस्ट रेट ब्रैकेट में 1 - T। चौथा सोर्स आता है वो है इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल इक्वल्स टू KE, इक्विटी शेयर कैपिटल जिसको शॉर्ट में हम कहते हैं KE, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। KE को कैलकुलेट करने के लिए वैसे तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल, कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल जिसको शॉर्ट में कहते हैं CAPM अप्रोच। कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल में KE को कैलकुलेट करने का कॉन्सेप्ट ये है कि व्हाट इज KE। जैसे देखो डिबेंचर पर तो फिक्स इंटरेस्ट होता है, प्रेफरेंस शेयर पर फिक्स डिविडेंड होता है, लोन के ऊपर फिक्स इंटरेस्ट होता है, मगर इक्विटी शेयर पर कोई फिक्स डिविडेंड नहीं होता। कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी नहीं करेगी ये भी नहीं पता, कितना करेगी ये भी नहीं पता, क्योंकि वहां कुछ फिक्स नहीं होता। तो इस अप्रोच का ये मानना है कि इक्विटी की कॉस्ट मतलब एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, मतलब जब एक इन्वेस्टर, जब एक इक्विटी शेयर होल्डर किसी कंपनी के शेयर खरीदता है तो उसकी एक एक्सपेक्टेड रेट होती है और उस एक्सपेक्टेड रेट को ही हम KE कहते हैं। मतलब जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हो तो आपकी एक एक्सपेक्टेड रेट होती है कि मैं इस शेयर से इतना कमाना चाहता हूं, 10, 12, 15, 18, 20 जो भी, वो जो एक्सपेक्टेड रेट है हम उसी को KE कहते हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कहते हैं। और ये जो एक्सपेक्टेड रेट है ना, ये डायरेक्टली रिलेटेड होती है रिस्क से। आप जहां इन्वेस्ट कर रहे हो अगर वहां बहुत ज़्यादा रिस्क है तो दिखती बात है आपकी एक्सपेक्टेशन भी बहुत हाई होगी, और जहां आप इन्वेस्ट कर रहे हो वहां बहुत कम रिस्क है तो आपकी एक्सपेक्टेशन भी कम होगी। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज कॉल्ड KE, और ये एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज डायरेक्टली रिलेटेड टू रिस्क। रिस्क हाई एक्सपेक्टेड रेट, लो रिस्क लो एक्सपेक्टेड रेट। तो CAPM अप्रोच का ये मानना था कि KE का मतलब होता है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न को कैलकुलेट करने का इसने फॉर्मूला क्या दिया, RF प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाय एवरेज मार्केट रिस्क प्रीमियम, एवरेज मार्केट रिस्क प्रीमियम, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और RF इक्वल्स टू RF प्लस बीटा RM माइनस RF। ये जो RM माइनस RF होता है ना, RM माइनस RF, इसका मतलब होता है एवरेज मार्केट रिस्क प्रीमियम। तो RM माइनस RF करके आप एवरेज मार्केट रिस्क प्रीमियम निकाल सकते हो, या फिर सीधा अगर क्वेश्चन में एवरेज मार्केट रिस्क प्रीमियम दिया है तो उसको बीटा से मल्टीप्लाई कर लो और उसमें RF जोड़ दो। इट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। अब ये RF क्या होता है? इसमें RF का मतलब होता है रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। RF का मतलब होता है रिस्क फ्री रेट
ऑफ रिटर्न। RM का मतलब होता है मार्केट रेट ऑफ रिटर्न, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न। और ये जो बीटा है ना, ये होता है रिस्क फैक्टर, जो कि आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा। अगर क्वेश्चन में ये सारी डिटेल दे रखी है, मतलब आपको RF दिया हुआ है, बीटा दिया हुआ है, एवरेज मार्केट रिस्क प्रीमियम है, ये दिया हुआ है, तो इसका मतलब है आपको CAPM अप्रोच से KE को कैलकुलेट करना है। बट अगर ये डिटेल क्वेश्चन में नहीं है, क्योंकि बीटा कैसे कैलकुलेट करते हैं ये सारी डिटेल तो हमारे कोर्स में है नहीं। अगर ये सीधा सीधा दिया हुआ है, बीटा दिया हुआ है, एवरेज मार्केट रिस्क प्रीमियम दिया हुआ है, RF दिया हुआ है, तब तो सीधा फॉर्मूला लगा दो CAPM का। अदरवाइज आपको KE कैलकुलेट करने का मैं आपको बता रहा हूं दूसरा फॉर्मूला। इट इज डिविडेंड प्राइस अप्रोच। डिविडेंड प्राइस अप्रोच, देखो प्रेफरेंस शेयर जैसे हम कॉस्ट निकालते हैं इक्विटी शेयर के भी, जैसे KP निकालते हैं वैसे KE निकालते हैं। बस जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं, मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए, एक तो परपेचुअल और एक रिडीमेबल, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल होते हैं बट इक्विटी शेयर तो रिडीमेबल होते ही नहीं है। तो प्रेफरेंस शेयर परपेचुअल होते हैं, क्या फॉर्मूला हमने लिखा, प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय NP इंटू 100। तो यहां पर भी सेम ऐसे ही फॉर्मूला है, इक्विटी डिविडेंड, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं D1। क्या कहते हैं, D1 डिवाइडेड बाय NP मल्टीप्लाई बाय 100, इट इज KE। इसमें D1 का मतलब होता है एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर। क्या कहते हैं, एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर, एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर, इट इज D1। और ये KE को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला डिविडेंड प्राइस अप्रोच। एक इसमें अप्रोच है अर्निंग प्राइस अप्रोच, अर्निंग प्राइस अप्रोच। उसमें डिविडेंड पर शेयर की जगह हम काम में लेते हैं अर्निंग पर शेयर। KE इक्वल्स टू E1 डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड मल्टीप्लाई बाय 100। इसमें E1 का मतलब होता है एक्सपेक्टेड अर्निंग पर शेयर, एक्सपेक्टेड अर्निंग्स पर शेयर। फोर्थ, डिविडेंड प्राइस प्लस ग्रोथ अप्रोच, डिविडेंड प्राइस प्लस ग्रोथ अप्रोच। ये सेम DP अप्रोच, मतलब डिविडेंड प्राइस अप्रोच के जैसे ही है, बस इसमें ग्रोथ रेट अलग से ऐड कर दी जाती है। मतलब इसमें फॉर्मूला हो जाता है D1 डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस ग्रोथ रेट, ये साथ में ऐड कर दी जाती है। एक्सपेक्टेड रेट जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करता है वैसे वैसे बढ़ती जाती है, इसीलिए हम इसके साथ में ग्रोथ रेट को ऐड करते हैं। एक होता है अर्निंग प्राइस प्लस ग्रोथ अप्रोच प्लस ग्रोथ रेट। ये अप्रोच क्या होती है, ये E1 जो अर्निंग पर शेयर है डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस ग्रोथ रेट। ये 5 अप्रोच है KE को कैलकुलेट करने का। एक और अप्रोच है जिसको कहते हैं रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच, वो अप्रोच हम पढ़ेंगे कैपिटल बजटिंग चैप्टर में। कैपिटल बजटिंग चैप्टर में KE को कैलकुलेट करना वापस से सीखेंगे, बट वहां पर प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट काम आता है, जो कि हम उस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, तब वो मेथड वहां सीखेंगे। ठीक है, तो टोटल 5 मेथड है। CAPM अप्रोच, डिविडेंड प्राइस अप्रोच जिसको DP अप्रोच भी कहते हैं, अर्निंग प्राइस अप्रोच शॉर्ट में EP अप्रोच, डिविडेंड प्राइस प्लस ग्रोथ DP प्लस ग्रोथ रेट, और EP प्लस ग्रोथ रेट। ये 5 मेथड है। अगर आपको CAPM अप्रोच के बारे में ये जो है डेटा, इसका डेटा दे रखा है क्वेश्चन में, तब तो CAPM अप्रोच से ही KE निकालनी है, ध्यान रखना। बट अगर इसकी डिटेल नहीं है तो सेकंड कौन सा मेथड काम लेना है, डिविडेंड प्राइस प्लस ग्रोथ अप्रोच। ये मेथड, यही ज्यादातर आपके काम आएगा, डिविडेंड प्राइस प्लस ग्रोथ रेट, DP प्लस ग्रोथ रेट अप्रोच, इसको काम लेना, मतलब ये फॉर्मूला काम लेना है। KE इक्वल्स टू D1 डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस ग्रोथ रेट। अब कहाँ कहाँ दिक्कत आएगी आपको इस फॉर्मूले में, वो बताता हूँ। देखो सबसे पहले बात करते हैं D1। D1 का भी मैंने आपको मतलब बताया, एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर। देखो एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर क्यों,
क्योंकि इक्विटी शेयर में डिविडेंड पता नहीं होता कितना देंगे, मतलब हम कोई फिक्स डिविडेंड नहीं होता। जैसे प्रेफरेंस शेयर में डिविडेंड फिक्स होता है। जैसे मान लो प्रेफरेंस शेयर पर डिविडेंड की रेट है 10%, एक शेयर की फेस वैल्यू 100 रुपये, तो 100 रुपये का 10% 10 रुपये डिविडेंड देना है, फिक्स है। मगर यहां डिविडेंड फिक्स नहीं होता, कम ज्यादा हो सकता है, तो इसीलिए वर्ड काम आता है एक्सपेक्टेड डिविडेंड। अच्छा, इसको कैसे कैलकुलेट करना है? या तो आपको ये क्वेश्चन में दे रखा होगा सीधे सीधे, मजा आ गया। अगर आपको सीधे सीधे ये नहीं दिया हुआ है तो फिर आपको लास्ट ईयर का डिविडेंड दे रखा होगा, D0 मतलब लास्ट ईयर डिविडेंड पर शेयर, उसमें आप ग्रोथ रेट को ऐड करके D1 निकाल लीजिए। जैसे मान लो कह रखा है कि आपका जो लास्ट ईयर डिविडेंड पर शेयर था वो था 10 रुपये और डिविडेंड 10% ग्रोथ रेट से बढ़ रहा है, तो 10 रुपये तो हो गया आपका लास्ट ईयर डिविडेंड, और ग्रोथ रेट कितनी है 10%, तो 10 में 10% जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 11 रुपीज, इट इज D1। तो आपको अगर लास्ट ईयर का डिविडेंड दे रखा है और ग्रोथ रेट दे रखी है तो आप लास्ट ईयर के डिविडेंड में मतलब D0 में ग्रोथ रेट को ऐड करके D1 निकाल लीजिए। इस तरह से आपको D1 के, और अगर डायरेक्टली दिया हुआ है एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर, स्पेसिफिकली नाम दे रखा है एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर, तो फिर तो सीधा आपको D1 क्वेश्चन में दे रखा है। अच्छा, ग्रोथ रेट कैसे निकालते हैं? ग्रोथ रेट को कैलकुलेट करने का पहला तरीका, क्वेश्चन में ग्रोथ रेट दे रखी हो, कुछ दिक्कत ही नहीं, या फिर आपको पास्ट ट्रेंड ऑफ EPS और DPS, या फिर तो आपको पिछले कुछ सालों के अर्निंग पर शेयर या डिविडेंड पर शेयर की डिटेल दे रखी होगी। पिछले 5 सालों के डिविडेंड दे रखे हैं पर शेयर, पिछले 7 सालों के डिविडेंड पर शेयर दे रखे हैं, पिछले 10 सालों के डिविडेंड पर शेयर दे रखे हैं। फिर आप उसको चेक करोगे कि ये जो डिविडेंड है ये कितने परसेंटेज से ग्रो कर रहे हैं, जितने परसेंटेज से ग्रो कर रहे हैं दैट इज ग्रोथ रेट, ये आपकी क्या हो जाएगी? ग्रोथ रेट हो जाएगी। ओके, तो ये 2 तरीके हैं ग्रोथ रेट को कैलकुलेट करने के। लास्ट सोर्स आता है रिजर्व एंड सरप्लस, कॉस्ट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस, कॉस्ट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस मतलब KR। अच्छा, रिजर्व एंड सरप्लस किसका सोर्स है, मतलब किसका पैसा है? इक्विटी शेयर होल्डर का। तो जो इक्विटी शेयर होल्डर की कॉस्ट को कैलकुलेट करने का आपने फॉर्मूला समझा, वो ही KR का फॉर्मूला है। मतलब KR इक्वल्स टू KE, दोनों तो एक ही जने का पैसा है। तो इक्विटी की कॉस्ट इज कॉस्ट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस, KR इक्वल्स टू KE। आपने जैसे KE निकाला है, मान लो KE आपकी 15% है, मतलब आपकी KR भी 15% है। मगर इसमें एक जगह पर थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है। क्या? पहला एडजस्टमेंट, जब आप KE निकालते हो और ये वाला फॉर्मूला लगाते हो DP प्लस ग्रोथ अप्रोच, तो आप क्या करते हो? नेट प्रोसीड का डिवाइड करते हो। नेट प्रोसीड क्या आती है? इशू प्राइस या मार्केट प्राइस में से फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस करके। मगर जब आप KR निकालोगे और KR के लिए वो फॉर्मूला लगाओगे जो KE का फॉर्मूला, वही लगाओगे फॉर्मूला सेम, मगर आप उसमें नेट प्रोसीड में फ्लोटेशन कॉस्ट को माइनस नहीं करोगे। फ्लोटेशन कॉस्ट इज नॉट टू बी डिडक्टेड इन नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड में फ्लोटेशन कॉस्ट को माइनस नहीं करना है। क्यों? क्योंकि रिजर्व इशू थोड़ी ना होते हैं। जैसे शेयर तो आप इशू करते हो तो इशू करने का खर्चा हो सकता है, मगर रिजर्व तो इशू नहीं होते, तो इशू करने का, जब इशू ही नहीं होते तो इशू करने का खर्चा कैसे माइनस होगा? तो आपको नेट प्रोसीड में फ्लोटेशन कॉस्ट को माइनस नहीं करना है। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और होता है पर्सनल इनकम टैक्स। अगर आपको पर्सनल इनकम टैक्स की रेट दे रखी है, पर्सनल इनकम टैक्स, देखो इनकम टैक्स की रेट तो वो कंपनी के लिए दे रखी होगी, बट आपको पर्सनल और शेयर होल्डर टैक्स की रेट, शेयर होल्डर की टैक्स रेट अगर क्वेश्चन में दे रखी है, टैक्स रेट गिवन इन क्वेश्चन, अगर आपको क्वेश्चन में शेयर होल्डर की टैक्स रेट दे रखी है तो फिर KR के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? KE जो आपने निकाली उसमें से 1 माइनस पर्सनल टैक्स रेट। अगर आपको क्वेश्चन में शेयर होल्डर की टैक्स रेट दे रखी है, क्योंकि इससे शेयर होल्डर को डिविडेंड पे टैक्स का फायदा होता है इन केस ऑफ रिजर्व, KE में नहीं होता बट यहाँ होता है। तो
तो यहां पर आपको क्या करना होता है कि उसमें से शेयर होल्डर टैक्स रेट का एडजस्टमेंट करना पड़ता है। ध्यान रखना, शेयर होल्डर टैक्स रेट दे रखी हो तो केआर में एडजस्टमेंट करोगे। केवल इनकम टैक्स हो तो ये नॉर्मल इनकम टैक्स की कंपनी की रेट है। शेयर होल्डर की टैक्स रेट दे रखी हो तो केआर में एडजस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। ये दो एडजस्टमेंट करने पड़ सकते हैं। बट अगर मान लो ना तो क्वेश्चन में फ्लोटेशन कॉस्ट है और ना ही शेयर होल्डर टैक्स रेट है, तब तो सीधा सीधा आप एकदम सीना तान के कह सकते हो के आर इक्वल्स टू के ई। जो के ई है वही के आर है, जो के आर है वही के ई है। करेक्ट। तो ये आपके 5 सोर्स हो गए जिसकी कॉस्ट हमने लिखी कि कैसे निकालना है। डिवेंचर, प्रेफरेंस शेयर, लोन, इक्विटी शेयर और रिजर्व एंड सरप्लस। ओके। अच्छा, अब एक और डिस्कस कर लेते हैं, फिर सीधे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, या फिर एक काम करते हैं, पहला एक क्वेश्चन कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो यहां पर दे रखा है उसको कर लेते हैं, फिर हम WACC को डिस्कस करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, एज्यूमिंग द कॉर्पोरेट टैक्स रेट ऑफ 35%। इनकम टैक्स की रेट हमें दे रखी है 35%। ठीक है। ये शेयर होल्डर टैक्स रेट नहीं है, ध्यान रखना, इट इज इनकम टैक्स रेट। कॉर्पोरेट टैक्स रेट मतलब इनकम टैक्स की रेट। कंप्यूट दी आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन द फॉलोइंग सिचुएशन। ये हमें 4 पॉइंट दिए हुए अलग अलग, सॉल्व करते हैं 1 बाय 1 एक एक पॉइंट को। सबसे पहले पॉइंट नंबर ए। पॉइंट नंबर ए दे रखा है परपेचुअल 15% डिवेंचर ऑफ ₹1000 सोल्ड एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। सोल्ड करने का मतलब होता है इश्यू करना। इश्यू किया एट ए प्रीमियम ऑफ 10% विथ नो फ्लोटेशन कॉस्ट। अच्छा, पहले पॉइंट में आपको वैसे तो सीधा सीधा लिखा हुआ है परपेचुअल डिवेंचर है, बट आप अगर ये सीधा सीधा नहीं भी लिखा होता, ए पॉइंट में मैच्योरिटी पीरियड नहीं दे रखा है, तो वो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट क्या हो जाता है, परपेचुअल हो जाता है। ठीक है। अगर मैच्योरिटी पीरियड नहीं है इसका मतलब वो परपेचुअल है। तो हमें पहले पॉइंट में केडी पता करना है और डिबेंचर परपेचुअल है। फॉर्मूला क्या होता है, इंटरेस्ट 1 माइनस टी डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड मल्टीप्लाई बाय 100। डिबेंचर की वैल्यू है 1000 रुपये और डिबेंचर पर इंटरेस्ट की रेट है 15%। तो इंटरेस्ट कितना हुआ, 1000 का 15%, 150 रुपये। डिबेंचर की फेस वैल्यू 1000, 15% इसको लिख लेते हैं एक एक को। इंटरेस्ट 1000 डिबेंचर फेस वैल्यू, 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हो गया 150 रुपये। टी टैक्स की रेट हो गई आपके सबसे ऊपर कॉमन में दे रखी है 35%, 0.35। नेट प्रॉफिट, डिबेंचर को हम सोल्ड कर रहे हैं, सोल्ड करने का मतलब इशू करना। 1000 रुपये का डिबेंचर है, 10% प्रीमियम पर सोल्ड कर रहे हैं, मतलब इशू कर रहे हैं, फ्लोटेशन कॉस्ट है ही नहीं। तो नेट प्रॉफिट 1100। KD इक्वल्स टू 150, 1 माइनस 0.35 डिवाइडेड बाय 1100 मल्टीप्लाई बाय 100। 150 मल्टीप्लाई बाय 0.65, 97.5 डिवाइडेड बाय 1100 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 1100 मल्टीप्लाई बाय 100, 8.86%। करेक्ट। बी पॉइंट, बी पॉइंट में दे रखा है 10 ईयर 14% डिबेंचर ऑफ ₹2000। देखो सबसे पहले मैच्योरिटी पीरियड दिया हुआ है, इसका मतलब डिबेंचर यहां पर रिडीमेबल है। 2000 रुपीज डिबेंचर की फेस वैल्यू है, रिडीमेबल एट पार, पार पे रिडीम करेंगे। 5% फ्लोटेशन कॉस्ट, फ्लोटेशन कॉस्ट 5% है। तो देखिए सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखते हैं रिडीमेबल का। रिडीमेबल का फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट 1 माइनस टी प्लस RV माइनस NP डिवाइडेड बाय N। इस पूरे में डिवाइड करेंगे RV प्लस NP डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100। 1 बाय 1 कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट, फेस वैल्यू है 2000 रुपये, इंटरेस्ट की रेट है 14%, इसका मतलब इंटरेस्ट हो गया 280 रुपीज़। ठीक है, 2000 का 14%।
अब हमें कैलकुलेट करना है टी, टैक्स की रेट हो गई 0.35। फिर हमें कैलकुलेट करना है आरवी, रिडीमेबल वैल्यू लिखा हुआ है, रिडीमेबल एट पार, मतलब जो फेस वैल्यू है उसी पे रिडीम करेंगे। फेस वैल्यू कितनी है 2000, रिडीमेबल वैल्यू 2000। नेट प्रॉफिट, डिबेंचर को इश्यू करने से आया कितना, तो देखो मैंने आपको बताए थे 4 ऑप्शन। सबसे पहले तो इश्यू प्राइस में से माइनस करो फ्लोटेशन कॉस्ट को। इश्यू प्राइस है नहीं, मतलब डिबेंचर 2000 का है मगर कितने पर इश्यू कर रहे हैं ये नहीं दिया हुआ। डिबेंचर की मार्केट प्राइस सेकंड ऑप्शन वो भी नहीं है। डिबेंचर की फेस वैल्यू है 2000, इसका मतलब डिबेंचर 2000 पर इश्यू करेंगे, माइनस करेंगे फ्लोटेशन कॉस्ट 5%। अच्छा, ये जो फ्लोटेशन कॉस्ट है ना, इश्यू प्राइस मतलब जितने पर भी इश्यू प्राइस, जैसे मान लो 2000 का डिबेंचर लिखा हुआ होता क्वेश्चन में कि 10% प्रीमियम पर इश्यू करेंगे, तो 2000 का डिबेंचर 10% प्रीमियम पर इश्यू करेंगे तो इश्यू प्राइस क्या हो गई 2200। फ्लोटेशन कॉस्ट 5% है, तो फ्लोटेशन कॉस्ट जो 5% लगेगी ना वो 2200 पे 5% लगेगी, समझे आप, 2200 पे 5% लगेगी। तो 2000 माइनस 5%, 1900। यहां तो हम इश्यू ही फेस वैल्यू पे कर रहे हैं तो 1900 रुपए। अब नंबर ऑफ ईयर्स n हो गया 10 ईयर, और अब हम KD का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। 280 इंटरेस्ट 1 माइनस 0.35 प्लस 2000 माइनस 1900 डिवाइडेड बाय 10, इस पूरे में डिवाइड करेंगे 2000 प्लस 1900 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100। 280 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.65 से, इट इज 182 प्लस 2000 माइनस 1900, 100 डिवाइडेड बाय 10, 10 डिवाइडेड बाय 1950 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 192 डिवाइडेड बाय 1950 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 9.846%। ये हमारा सेकंड पॉइंट भी सॉल्व हो गया। अब देखते हैं हम पॉइंट नंबर सी। पॉइंट नंबर सी हमें दे रखा है 10 ईयर, फिर से मैच्योरिटी पीरियड दिया हुआ है, मगर इस बार प्रेफरेंस शेयर है, 100 रुपये का प्रेफरेंस शेयर, रिडीमेबल 5% प्रीमियम, 5% फ्लोटेशन कॉस्ट। हमें प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट कैलकुलेट करना है और प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस आरवी माइनस एनपी डिवाइडेड बाय एन, इस पूरे में डिवाइड करेंगे आरवी प्लस एनपी डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100। सबसे पहले प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर की फेस वैल्यू दे रखी है 100 रुपये और प्रेफरेंस शेयर पर डिविडेंड की रेट दे रखी है 14%, 14%, तो 100 का 14% इक्वल्स टू ₹14। रिडीमेबल वैल्यू लिखा हुआ है क्वेश्चन में, रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम, तो 100 रुपये का प्रेफरेंस शेयर 5% प्रीमियम पर रिडीम करेंगे, मतलब रिडीमेबल वैल्यू 105। इसका रिडीमेबल वैल्यू का फ्लोटेशन कॉस्ट से कहीं कुछ लेना देना नहीं है, ध्यान रखना। फ्लोटेशन कॉस्ट कहाँ काम आती है, नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन में, उसके अलावा कहीं नहीं। अच्छा, नेट प्रॉफिट, प्रेफरेंस शेयर 100 रुपये की फेस वैल्यू का है, कितने पर इशू करेंगे नहीं दे रहा, मार्केट प्राइस नहीं दी हुई है, तो हम मानेंगे कि 100 रुपये पर ही इशू करेंगे। 5% फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस हो जाएगी, तो नेट प्रॉफिट 95, नंबर ऑफ ईयर्स दे रखे हैं 10, तो अब हम केपी कैलकुलेट कर लेते हैं, इक्वल्स टू 14 प्लस 105 माइनस 95 डिवाइडेड बाय 10, इसमें डिवाइड करेंगे 105 प्लस 95 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 14 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 15% केपी, राइट। अब आता है लास्ट पॉइंट, डी पॉइंट। पहले 2 पॉइंट डिवेंचर के थे, ये केडी का था, ये भी केडी का था, ये केपी का था। अब ये जो पॉइंट है ना डी, ये के और के आर का है। XYZ Limited intend to issue new equity share of which the market value is ₹125 per share। एक शेयर की मार्केट प्राइस 125 रुपए। The flotation cost is estimated to be 3%। Dividend paid by the company during last 5 year, पिछले 5 सालों में
10.7, 11.45, 12.25, 13.11 एंड 14.03 पिछले 5 सालों के डिविडेंड पर शेयर दे रखे। फाइंड द ग्रोथ रेट इन डिविडेंड, आपको ग्रोथ रेट पता करना है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर और कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग मतलब के आर और ग्रोथ रेट सब कुछ कैलकुलेट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ग्रोथ रेट से। अब ग्रोथ रेट कैसे निकालते हैं, पिछले 5 ईयर्स के आपको डिविडेंड पर शेयर की डिटेल दे रखी है और डिविडेंड पर शेयर एवरी ईयर इंक्रीज हो रहा है। देखिए सबसे पहले आपको दे रखा है 10.7 डिविडेंड पर शेयर, 10.7, फिर दे रखा है 11.45, फिर दे रखा है 12.25, फिर दे रखा है 13.01 और फिर दे रखा है 13.11 एंड 13.11 एंड 14.03। तो आपको क्या करना है, ग्रोथ रेट कैसे निकालोगे, पहले फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करोगे कि ग्रोथ रेट कितनी हुई। कैसे, 10.7 से 11.45 हो गया, कितना बढ़ा, 0.75 बढ़ा, 0.75 बढ़ा था कितना, 10.7 इंटू 100 इट इज अप्रोक्सीमेटली 7%। फिर आप सेकंड और थर्ड को कंपेयर करोगे, सेकंड से थर्ड कितना बढ़ा, 0.80 था कितना, 11.45 इंटू 100 इट इज अप्रोक्सीमेटली 7%। फिर आप थर्ड और फोर्थ को कंपेयर करोगे, कितना बढ़ा, 0.86 बढ़ा, डिवाइडेड बाय 12.25 मल्टीप्लाई बाय 100 ये भी अप्रोक्सीमेटली 7% बढ़ा। फिर आप फोर्थ और फिफ्थ को कंपेयर करोगे, 0.92 डिवाइडेड बाय 13.11 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू अप्रोक्सीमेटली 7%। इसका मतलब है जो आपकी ग्रोथ रेट है वो 7% है। 7% से डिविडेंड पर शेयर इंक्रीज हो रहा है, 7% इज ग्रोथ रेट। अब हमें कैलकुलेट करना है के का फॉर्मूला होता है D1 डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड मल्टीप्लाई बाय 100, करेक्ट। D1 का मतलब मैंने आपको बताया था एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर, जो कि क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, आपको सीधा सीधा नहीं दिया हुआ एक्सपेक्टेड डिविडेंड। तो आप क्या करोगे, D0 में ग्रोथ रेट ऐड कर दो। ग्रोथ रेट आपका D0 मतलब सबसे लास्ट डिविडेंड कौन सा दे रखा है, 14.03, ये पिछले साल का डिविडेंड है। तो 14.03 और ये डिविडेंड 7% से इंक्रीज हो रहे हैं, तो 14.03 प्लस 7% आप करोगे तो डिविडेंड पर शेयर, एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर आपको मिलेगा 15.01, इट इज D1 एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर। नेट प्रोसीड, डिविडेंड मतलब ये जो इक्विटी शेयर है इसकी नेट प्रोसीड क्या, देखो फेस वैल्यू तो नहीं है बट मार्केट प्राइस है हमारे पास, 125 रुपये मार्केट प्राइस है इक्विटी शेयर की, उसमें से 3% फ्लोटेशन कॉस्ट को माइनस करेंगे, 125 माइनस 3%, 121.25 इट इज नेट प्रोसीड। अच्छा, इसमें D1 डिवाइड बाय NP इंटू 100 प्लस ग्रोथ रेट इसमें जोड़नी है KE में। तो अब KE का फॉर्मूला लगा देते हैं, ग्रोथ रेट 7% आपने निकाल ली, तो KE इक्वल्स टू कैसे करेंगे, 15.01 डिवाइडेड बाय 121.25 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस ग्रोथ रेट 7%। 15.01 में अगर आप डिवाइड करोगे 121.25 का इंटू 100 करोगे तो ये आएगा 12.38% प्लस 7% इक्वल्स टू 19.38%। दोनों जुड़ेंगे सीधे सीधे, 12.38 और 7% दोनों मिलकर 19.38%। अच्छा, ऐसे ही कैलकुलेट होता है KR, मैंने आपको बताया था KR इक्वल्स टू KE, मगर KR कैलकुलेट करते समय नेट प्रोसीड में फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस नहीं करनी है। तो देखो फॉर्मूला सीधा लगा देते हैं, D1 15.01 125, वो जो फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस की थी 125 माइनस 3%, वो 3% माइनस नहीं करना है, नेट प्रोसीड हो जाएगी 125 इंटू 100 प्लस 7% ग्रोथ रेट इक्वल्स टू 15.01 डिवाइडेड बाय 125 इंटू 100, 12.01% प्लस 7% इक्वल्स टू 19.01%। ये हमारा आंसर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का। आप फटाफट से अगर कुछ इनकम्प्लीट है तो उसको कंप्लीट कर दीजिए।
ये सबसे लास्ट में के आर है, के आर। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हुआ और आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। WACC नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और फिर आगे जो क्वेश्चंस है वो ज़्यादातर WACC को कैलकुलेट करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, टेक केयर।